नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली शर्मा और आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी पर अपने पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने आपको बताया कि कैसे ममता की मां ने उसे इस ग्लैमर इंडस्ट्री में, शोबिज़ में काम दिलाया, उसने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, साथ ही एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज में फंसती चली गई। वो बॉलीवुड में कामयाबी की सीढ़ियां भी चढ़ रही थी। वो कंट्रोवर्शियल चैप्टर्स थे जैसे टॉपलेस फोटोशूट, जिसे अब वो गलती मानती है, फिर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से लव अफेयर, फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाना, वो गलती नहीं थी हालांकि, इसके अंजाम में चाइना गेट से उसे निकाला जाना, फिर दुबई से डॉन के गन पॉइंट पर वापस लिया जाना और ममता का एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा से एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर। दोस्तों, इसके बाद एक बहुत बड़ा चैप्टर उसकी जिंदगी में आया। तो आज सुनिए इस सीरीज का आखिरी पार्ट 3। दोस्तों, चाइना गेट के चैप्टर में अंडरवर्ल्ड डॉन से रिश्तों का खुलासा होने के बाद ममता कुलकर्णी का डाउनफॉल शुरू हो गया था। हालांकि जब डॉन से हीरोइन का रिश्ता शुरू हुआ तब ममता को करियर में उसका फायदा भी हुआ था और कई बड़ी फिल्में मिली थीं। उसी दौरान ममता की जिंदगी में एक नए शख्स की एंट्री हुई जिसका नाम था विक्की गोस्वामी। यानी उसकी जिंदगी में आया इंटरनेशनल ड्रग डीलर विक्की गोस्वामी। विक्की उसका जबरदस्त फैन था और काफी कोशिश करके उसके करीब आया था। अब ये विक्की कौन था? अहमदाबाद का रहने वाला विजय आनंद गिरी उर्फ विक्की गोस्वामी एक जाना माना ड्रग डीलर था। उसके पिता गुजरात के डीएसपी रह चुके थे और वो भी अवैध शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार हो चुके थे। यानी ये बीमारी खानदानी थी, क्राइम की। विक्की दुबई में रहता था और छोटा राजन का ही बेहद खास आदमी था। वो भारत सहित कई देशों में ड्रग्स का कारोबार करता था। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले वो दुबई फरार हो चुका था। विक्की के पास बहुत पैसा था और उसे बॉलीवुड वालों से मिलने जुलने का बड़ा शौक था। 90 के दशक में पार्टी ड्रग मेंड्रिक्स को बॉलीवुड में विक्की ने ही इंट्रोड्यूस किया था और वो सप्लाई करता था इसे मुंबई में। वो बॉलीवुड के लोगों को दुबई बुलाता था, एक से एक महंगे गिफ्ट देता था। ममता कहती है कि किसी को उसने महंगी घड़ी दी थी, किसी को गाड़ी दी थी, किसी को हीरो का हार दिया था और किसी को सोने की मोटी चेन दी थी। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि बॉलीवुड के मतलबी और मनी माइंडेड लोग फ्री में तो उससे मिलने दुबई नहीं जाते होंगे, खासकर अपने पैसे खर्च करके। ममता के सेक्रेटरी के जरिए विक्की ने उससे बातचीत शुरू की थी। विक्की ममता पर बुरी तरह से फिदा था। हालांकि ममता के पिछले दीवाने और बॉयफ्रेंड टीनू वर्मा, छोटा राजन और फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी की तरह ही विक्की भी शादीशुदा और बच्चों वाला आदमी था। इस पर ममता ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि जब विक्की ने उसे प्रपोज किया था तो उसने ये कह के उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था कि तुम एक मैरिड मैन हो, मेरा तुम्हारा क्या फ्यूचर है। लेकिन विक्की ने वही कहा जो कि हर शादीशुदा आदमी सिंगल लड़की या औरत को फुसलाने के लिए कहता है। विक्की ने कहा कि उसके अपनी पत्नी से रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं, उनका रिश्ता सिर्फ हाउसमेट की तरह रह गया है, दोनों एक बेडरूम में भी नहीं सोते, वगैरह वगैरह। आखिर अकेली पड़ चुकी ममता कुलकर्णी उसकी बातों में आ गई और उसके प्यार में भी पड़ गई। विक्की ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के केस में दुबई में गिरफ्तार हो गया और वो जेल में चला गया था। तब तक किसी को ममता और विक्की के अफेयर के बारे में नहीं मालूम था। चाइना गेट कंट्रोवर्सी के बाद ममता से बॉलीवुड के लोगों ने धीरे धीरे किनारा कर लिया था। उसे फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। इसकी 2 वजह थीं। एक तो ममता का नाम मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़ चुका था और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से बॉलीवुड के लोग धीरे धीरे किनारा करने लगते थे क्योंकि क्राइम ब्रांच का बहुत प्रेशर था। दूसरा कारण था कि ममता ने एक बड़े फिल्म मेकर पर कास्टिंग काउच के मुद्दे पर उसके खिलाफ मुंह खोला था। कोई भी औरत फिल्म ही नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में आदमी के शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है तो मर्दों से डोमिनेटेड होने वाली इंडस्ट्री में लोग उसे कंट्रोवर्शियल का टैग देके अलग थलग कर देते हैं, उसे काम नहीं करने देते क्योंकि वो खुद भी यही कर रहे होते हैं। बॉलीवुड में तो ज्यादातर हीरोइंस चुपचाप खामोशी से कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं और जो नहीं करती तो साइडलाइन कर दी जाती हैं। लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती, खासकर पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। ममता काफी बोल लड़की थी तो वो सब कुछ बोल देती थी। तो ये भी एक वजह थी कि बॉलीवुड में ममता को काम मिलना बंद हो गया था। तब उसने एक मलयालम फिल्म की थी और फिर हिंदी में छुपा रुस्तम फिल्म आई थी।
2003 में ममता एक बांग्ला फिल्म में भी दिखाई दी जिसका नाम था शेष वंशोद्धार। ममता का बॉलीवुड से पैकअप हो रहा था। हिंदी की कभी हम कभी तुम उसकी आखिरी फिल्म थी। जैसा कि कई एक्ट्रेसेस चाहे साउथ की हों, बॉलीवुड की हों या टीवी की हों, जिस्म फरोशी से भी जुड़ जाती हैं या जुड़ी होती हैं, तो ममता कुलकर्णी का नाम भी इसमें आया। ममता अपने घर की अकेली कमाने वाली थी, शायद यही वजह रही होगी। एक रात ममता कुछ लोगों के साथ गाड़ी में मुंबई के उपनगर अंधेरी से लगे हुए ओशीवारा इलाके से गुजर रही थी। अचानक उसे शक हुआ कि वो लोग सही नहीं हैं। उसने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, उन लोगों ने उसे नहीं जाने दिया, तो सिग्नल पर ममता ने शोर मचा दिया कि वो लोग उसे किडनैप करके ले जा रहे हैं। वहां सारे लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई, तो उन लोगों को पकड़ के ओशीवारा पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। वहां जब पुलिस ऑफिसर्स ने उन लोगों का प्रोफाइल चेक किया, पूरा मामला समझा, तो पता चला कि वो अपहरण का मामला नहीं था, बल्कि बात कुछ और थी। उनके बीच किसी तरह की डील हुई थी, इसलिए सिर्फ डायरी करके उन लोगों को छोड़ दिया गया। उसके बाद ममता बॉलीवुड और मुंबई से बिल्कुल गायब हो गई। 2002 से लेकर ममता का किसी को कहीं भी कुछ पता नहीं था और 12 सालों तक वो गायब रही। असल में ममता दुबई में थी, जहां उसका प्रेमी विकी गोस्वामी ड्रग्स बनाने के अपराध में जेल में था और उस पर मुकदमा चल रहा था, क्योंकि उसकी मैंड्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स पर यूएई पुलिस ने रेड की थी और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे। विकी को एक अलग सेल में बिना कपड़ों के रखा गया था। ममता का कहना है कि विकी ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो बहुत तड़प रहा था कि किसी तरह वो बाहर निकल आए। फिर किसी तरह उसने ममता को फोन कराया और रोते रोते उसे अपनी हालत बताई। ममता कहती है कि विक्की ने उसे बताया कि उस पर अपराध कबूल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सुनते ही ममता सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास दुबई पहुंच गई। वहां ममता को विक्की से मिलने जाते वक्त किसी ने पहचान लिया और ये बात मीडिया में छप गई। अपराध साबित होने पर विक्की को 25 साल की सजा दी गई। विक्की के दुबई में 3 होटल भी थे जो कि उसके जायज यानी लीगल बिजनेस थे। उन्हें ममता ने संभालना शुरू किया। मुंबई में वैसे भी उसके पास कोई काम नहीं था। मुंबई पुलिस की जानकारी के मुताबिक ममता ने वहां विक्की को जल्दी रिहा कराने के लिए 2012 में जेल में ही उससे शादी की। यह खबर दक्षिण अफ्रीका के अखबार मेल एंड गार्डियंस में छपी थी। विक्की के ड्रग्स का कारोबार पहले साउथ अफ्रीका में फैला हुआ था और वहां गिरफ्तार होने से पहले वो भाग निकला था, इसलिए वहां का मीडिया उसे फॉलो कर रहा था। खबर थी कि दोनों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लिया और निकाह किया था। दोनों ने कुरान की पूरी आयतें याद की थीं और जैसा कि वहां का कानून था कि विक्की को अच्छे व्यवहार और धार्मिक आधार पर सिर्फ 16 सालों में ही छोड़ दिया गया था। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में बिजनेस करने के लिए वहां का लोकल पार्टनर भी रखना होता है, तो इसमें विक्की के लोकल बिजनेस पार्टनर एक शेख ने भी बहुत मेहनत दौड़ धूप करके उसे छुड़वाने में मदद की थी। उसके कुछ अरसे बाद यानी 2012-13 में ममता को किसी ने हरिद्वार में सन्यासिनी के वेश में देखा था, लेकिन उसे भरोसा नहीं हुआ कि वो ममता ही है। खबर तब कंफर्म हुई जब ममता ने खुद बताया कि उसने सन्यास ले लिया है और वो 2012 में कुंभ के मेले में गई थी। उसने एक किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी। मीडिया को शक था कि वो उसने लिखी है या नहीं, लेकिन ममता की इंग्लिश कमज़ोर थी। इंटरव्यूज में भी उसे मुश्किल से इंग्लिश बोलते देखा जा सकता है, तो उसकी आत्मकथा में भी व्याकरण की कई गलतियां थीं। ग्रामर की उन गलतियों को देखकर मीडिया को यकीन हो गया कि वो आत्मकथा उसी ने लिखी है। उसमें ममता ने दावा किया कि वो योगिनी बन गई है। उसका कहना है कि जब तक विक्की जेल में रहा यानी 12 सालों तक वो ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी। उसने विक्की से शादी की खबरों को भी गलत बताया और कहा कि वो सिर्फ उसकी लिव इन पार्टनर है, पत्नी नहीं है, बीवी नहीं है, और न ही उसने इस्लाम कबूल किया था। इसके बाद 2014 में फिर ममता के नैरोबी केन्या में होने की खबर आई। केन्या में 9 नवंबर 2014 को विक्की का उसके ड्रग डीलर पार्टनर से झगड़ा हो गया। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के बॉडीगार्ड्स पर गोली चला दी। विक्की को केन्या की मोम्बासा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड होने का पता चला। विक्की और उसके 3 साथियों को
अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी पकड़ के अमेरिका ले गई। लेकिन वहां विक्की ने एक स्मार्टनेस दिखाई। वो अमेरिका के लिए इंटरनेशनल पाकिस्तानी ड्रग डीलर आसिफ हफीज के केस में उसके खिलाफ मुखबिर बन गया और छूट गया। इसके बाद ममता कुलकर्णी का नाम फिर से 2016 में भारत में खबरों में आया। 2016 में मुंबई से सटे सबब ठाणे की पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर में ड्रग बनाने वाली कंपनी एवॉन लाइफ साइंस पर रेड की। उसमें 18.5 टन यानी 18.5 टन एफेड्रिन केमिकल ड्रग बरामद हुई, जो कि ड्रग बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर नैरोबी स्मगल होनी थी। उसकी कीमत 2000 करोड़ थी। उसे नैरोबी सप्लाई किया जाना था। उस ड्रग डील की मीटिंग का गवाह था एक शख्स जयमुखी। जयमुखी को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसने पुलिस को यह बयान दिया था कि केन्या के ब्लिस होटल में एवॉन कंपनी की जो ड्रग डील की मीटिंग हुई थी उसमें ममता कुलकर्णी भी शामिल थी। उसी आधार पर पुलिस ने केस में विकी गोस्वामी के साथ ममता कुलकर्णी को भी आरोपी बनाया और उन पर एफआईआर दर्ज की थी। स्पेशल नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस थाने की कोर्ट में सुनवाई चली। बार बार समन करने पर भी ममता कोर्ट में नहीं हाजिर हुई, तो इस पर कोर्ट ने एक्शन लेते हुए उसके बैंक अकाउंट्स और फ्लैट सील कर दिए। ममता के वकील के जरिए कोर्ट में उसने अर्जी देके कहा था कि वो अपने परिवार की अकेली कमाने वाली है। इस आधार पर उसके अकाउंट्स डीफ्रीज किए जाएं और उसकी प्रॉपर्टी छोड़ी जाए। इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब केस का आरोपी जयमुखी कोर्ट में जाकर अपने बयान से पलट गया। उसने कहा कि ठाणे पुलिस ने मारपीट और धमकी देके उससे वो बयान दिलवाया था। उन्हीं दिनों एक न्यूज चैनल की पत्रकार क्राइम रिपोर्टर शीला रावल ने केन्या जाके ममता का इंटरव्यू किया था। उसमें ममता कुलकर्णी ने विक्की को अपना सिर्फ लिव इन पार्टनर बताया और कहा कि वो अब अध्यात्म और योग करती है और विक्की से किसी भी तरह के धंधे और कारोबार में उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे गलत तरीके से केस में फंसाया गया है। ममता ने यह भी कहा कि उसने कभी भी शादी नहीं की और विक्की और उसके बीच किसी भी तरह के संबंध भी नहीं है। उस केस के बाद खबरों के मुताबिक ममता और विक्की ने केन्या छोड़ दिया और दोनों ने लंदन के बोइंग स्ट्रीट में एक आलीशान घर ले लिया। ममता और विक्की अब वहीं रहते हैं। कहते हैं कि मुंबई के एक दूसरे ड्रग लॉर्ड इकबाल मिर्ची ने उन्हें वो घर दिलाने में मदद की थी। ममता ने अपने अतीत की एक हीरोइन की पहचान को पूरी तरह से भुला दिया है। अगर कोई भी उसे पहचाने और पूछे कि वो एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी है तो वो साफ मना कर देती है। उसका कहना है कि उस ममता कुलकर्णी यानी हीरोइन ममता कुलकर्णी को उसने भुला दिया है, उसे बहुत पीछे छोड़ा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के कई भगोड़े अपराधी लंदन में बसे हुए हैं और भारतीय सरकार और भारतीय पुलिस उन्हें लाने में हमेशा ही नाकाम रही है। आप कितने भी नाम गिन लें, सब लंदन में बैठे हुए हैं। और जैसा कि अंडरवर्ल्ड डॉन हों, गैंगस्टर्स हों या उनसे जुड़े हुए लोग हों, वो दुनिया में कहीं भी बस जाएं, लेकिन सब हमेशा भारत में वापस आने का सपना जरूर देखते रहते हैं। तो ममता भी कहती है कि वो जब सही वक्त होगा तब भारत वापस आएगी। ममता कुलकर्णी आज 51 साल की है, यानी 51 ईयर्स की है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर वो भारत वापस आने का फैसला करती है तो कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उस पर लगे तमाम आरोप हट जाएंगे और वो भी अपनी आगे की जिंदगी शांति से गुजार सकेगी, जैसा कि अंडरवर्ल्ड के डॉन से जुड़ी हीरोइंस मोनिका बेदी और मंदाकिनी भारत वापस आने के बाद गुजार रही हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ममता के साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली उसकी माँ लगती है, जिसने बेटी को ज़बरदस्ती फिल्मों में डाला और पैसा कमाने की मशीन बना दिया। उसे सही और गलत की समझ नहीं दी, मार्गदर्शन नहीं दिया, जबकि ममता अपनी माँ का कहना मानती थी, घर को चलाती थी, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी अंधेरों में फंस कर रह गई। अब देखना है कि ममता कुलकर्णी कब और कैसे वापस भारत आती है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हसीनाओं की सीरीज़ की एक और कड़ी। फिर मुलाकात होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी किस हसीना के बारे में आप जानना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।